डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी भी मिटते नहीं हैं, डिलीट नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई फुटप्रिंट बनाना ही नहीं चाहिए जो आपको प्रॉब्लम में डाल दे। ये जो कॉम्प्रोमाइज्ड आपके डेटा होते हैं ना, जब हम लोग कभी डार्क वेब में घूम रहे होते हैं, तो वी सी कि कितनी इजीली ये डेटा अवेलेबल है। ये सच है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपका डेटा ब्रीच हुआ है तो प्लीज़ अपने क्रेडेंशियल्स चेंज करिए। तो अब आने वाला जो लड़ाई है वो अब महायुद्ध जो होगा वो साइबर वॉर ही होगा, पहली चीज़। और डेटा विल बी द वेपन। एंड जब ये पॉर्न वेबसाइट्स पे जाते हैं, उससे ज़्यादा वल्नरेबल और कोई वेबसाइट होता नहीं है। लोगों को लगता है कि वो फ्री में पॉर्न उनको अवेलेबल है, तो इट्स द बेस्ट थिंग दैट दे हैव नाउ। एडवेयर और मेलवेयर ये सबसे ज़्यादा इन्हीं साइट्स पे मिलता है। और ये ऐसे अंदर आ जाते हैं आपके सिस्टम में, क्या क्या चुरा के ले जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। सिर्फ दो तरह के लोग हैं इस समय रोने, एक जिन्हें पता है कि वो हैक हो चुके हैं और दूसरा जिन्हें नहीं पता है कि वो हैक हुए। तीसरा तो कोई है ही एग्जैक्टली। नहीं। आज साइबर सिक्योरिटी हम सबके लिए एक ज़रूरत बन गया है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, गवर्नमेंट हो या देश। एक्सपर्ट्स का कहना है अगले जो फ्यूचर में जो वॉर्स लड़े जाएंगे, वो साइबर वॉर्स होंगे, जहां डेटा को एज अ वेपन यूज किया जाएगा। हम दिन भर टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं, चाहे वो हमारा अपना फोन हो, व्हाट्सएप हो, ईमेल हो, या हम जो वेबसाइट्स विजिट करते हैं, हम कहीं ना कहीं अपनी प्राइवेसी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में ये डेंजर बढ़ने ही वाला है, और यही सच है। ऐसे टाइम में साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना, साइबर अवेयर होना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज का ये पॉडकास्ट सिर्फ आपको ये बताने के लिए नहीं है कि आपके पास आने वाले डेंजर क्या है, बट आपको साइबर अवेयर करना भी हमारा सबसे बड़ा मोटिव है। डॉक्टर रक्षित टंडन भारत के एक बहुत ही जाने माने साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जो पुलिस के साथ, गवर्नमेंट के साथ साइबर अवेयरनेस बढ़ाने का भी काम करते हैं। ऑनेस्टली, रक्षित सर का साइबर सिक्योरिटी डोमेन में नॉलेज अनमैच्ड है। इस एपिसोड को आप पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी दिखाइए। डॉक्टर रक्षित टंडन ऑन द आयरॉनिक शो। एंजॉय। नमस्ते रक्षित सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रौनक, बहुत बढ़िया। सर, आपका बहुत स्वागत है द आयरॉनिक शो पे। साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा डोमेन है जो अभी शायद इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है सबके लाइफ का। कि इंसान, हम लोग अभी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक वी आर कम्प्लीटली ऑन टेक्नोलॉजी। इवन आफ्टर दैट, जब आप सोए भी हुए हैं तो यू हैव द डिवाइसेस अराउंड यू जो कि एनी टाइम ऑन है। स्मार्ट वॉच है तो आपका। Alexa, Siri and all these things, they are already there. Technology तो है, but majority of the time, 70 to 90% of the time, it's our own ignorance, fear and greed, which जहाँ पे cyber security, cyber crimes kick in कर जाते हैं। It's because of these three things, most of the time. तो मैं चाहता था कि थोड़ा डिटेल में साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करें। आपसे काफ़ी टाइम से मैं टच में था, एंड सर, इतना बड़ा ये जायंट है साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी की दुनिया। तो स्टार्ट कहाँ से करें? आप पुलिस के साथ भी इन्वॉल्व हैं, यू आर इन्वॉल्व विद लॉट ऑफ एंटरप्राइजेस। सो व्हाट इज द ट्रेंड? आपको क्या ट्रेंड दिखता है साइबर सिक्योरिटी में भी, साइबर क्राइम में टिपिकल, बेसिकली अगर मैं आपसे पूछूं तो? कई लोगों का ये सोचना है कि ये जो अटैकर्स हैं ये बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं और बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी या वायरसेस मैलवेयर्स यूज़ करते हैं, करते भी होंगे, बिल्कुल करते हैं। लेकिन अभी जो मेजर ट्रेंड हम देख रहे हैं वो इंटरैक्टिव इंट्रूजन का देख रहे हैं। इंटरैक्टिव मतलब वो आपके साथ बात कर रहे हैं और आप ही उनको क्राइम करवा रहे हो, आप हैंड होल्डिंग कर रहे हो उनकी। तो जो अभी आप तीन चार जो ट्रेंड्स इस समय जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो अभी एक कल परसों ही एक हमारे पास I4C जो हमारी भारत सरकार की एक बॉडी है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े बता रहे हैं कि अभी तक 4 महीने में, मतलब लास्ट 4 मंथ्स में हमारे पास 85,000 स्कैम्स हुए हैं 4 महीने में। 1420 करोड़ रुपए तो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट स्कैम में दबा दिए, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम्स। 222 करोड़ ट्रेडिंग स्कैम्स, 120 करोड़ डिजिटल अरेस्ट, मतलब जिसमें वो कहता है आपका कोरियर आया है फेडेक्स से, उसके अंदर ड्रग्स निकली हैं और आपको पुलिस से कनेक्ट किया जा रहा है, आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, आपको अपने इतना पैसा जो है
वो प्रॉपर्टी जो है वो हमारे साथ अटैच करनी होगी, और इस तरह की बातें करते हैं वो, और उसमें लोग झांसा खा रहे हैं। अभी तक उसके हमारे पास 4,600 मामले आए, जिसमें 120 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये जो करोड़ों की हम फिगर्स की बात कर रहे हैं, इसमें तीन ट्रेंड्स हैं। फेक ट्रेडिंग एप्स, जिसमें वो ट्रेडिंग एप्स बनाते हैं, आपको लालच देते हैं, आपको रिटर्न्स दिखाते हैं शुरू में, फिर वो कहते हैं आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, आपका पैसा डबल होगा, और सब में शुरू में एक लालच का एलिमेंट होता है कि आपको वो शुरू में कुछ पैसा दे भी देते हैं, जैसे कुछ ज़माने पहले पॉन्जी स्कीम्स चला करती थी। और तो ये जो इंटरैक्टिव इंट्रूजन है कि वो आपसे बात करते करते अपराध कर रहा है, आपसे कोई यूएसएसडी कोड दबवा रहा है, आपसे कोई एपी के फाइल इंस्टॉल करा रहा है। अभी कुछ दिन पहले अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखेंगे, तो मैंने एक अलर्ट डाला था उस पे कि कॉमन सर्विस सेंटर नाम की एक अपडेट की एपी के फाइल वायरल हो रही है। जैसे अयोध्या का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, उस समय एक अयोध्या के फ्री पास की एक एपी के फाइल बहुत पॉपुलर और वायरल हुई थी कि अगर आपको फ्री में वीआईपी दर्शन करने हैं तो ये एपी के फाइल इंस्टॉल करिए। और वो एपी के जैसी फाइल आप अपने फ़ोन में डालते थे, बेसिकली आप अपने सारे एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स और फोटो गैलरी की परमिशन उसे दे देते थे। उसको हम लोग स्पाईवेयर और मेलवेयर बोलते हैं। तो ये इस समय कॉमन ट्रेंड है, डरा के क्राइम करना, लालच और एक लस्ट, जो वीडियो और डेटिंग स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। सो द एंड रिजल्ट इज कि वो आपके डिजिटल पैसे को चुराना चाहते हैं, और डिजिटल पैसा चुराने के लिए उन्हें आपके मोबाइल का एक्सेस चाहिए, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग मोबाइल से कंट्रोल्ड है। आपका यूपीआई, आपका पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, ये सब आपके मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जो आपके फोन से कनेक्टेड हैं। और अगर उन्हें कोई अनऑथराइज एक्सेस मिल गया फोन का, किसी लिंक के द्वारा, किसी गलत ऐप के द्वारा, तो आपको नुकसान होना ही होना है। और प्लस ये जो आजकल डिजिटल अरेस्ट, आपके बेटे को हमने पकड़ लिया है, पीछे से बेटे की आवाज़ सुना देते हैं और नकली नंबरों का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि अवेयरनेस इज़ द ओनली की। जितनी राइट, ज़्यादा एब्सोल्युटली। जागरूकता हम लोगों में करें, बच्चों से लेके और बड़े बुजुर्ग तक, क्योंकि अब सब डिजिटल नागरिक हैं। अब हम लोग राइट। ये नहीं कह सकते कि पहले तो ये था कि जब शुरू शुरू में मोबाइल आए थे तो वो एक स्टेटस सिंबल था साहब, जब हुँ, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहे हैं हम। लेकिन आज वो नहीं रहा, आज इट इज़ योर वर्क, इट इज़ योर वॉलेट। मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मेरे वॉलेट के अंदर एक भी करेंसी नोट नहीं होता है। मैं पेट्रोल डलवाने से लेके, होटल में खाना खाने से लेके, गाड़ी ठीक कराने, एवरीथिंग आई कैन डू विद अ क्यूआर कोड एंड विद अ यूपीआई। राइट। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। मतलब जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बूम आया है और ये जो डिजिटल इकोनॉमी बनी है, कि आप देखें सब्जी, वो जो ठेला वाला है सब्जी का, उसके भी ठेले पे क्यूआर कोड रखा हुआ है। एब्सोल्युटली सर। सर, ये जो आपने अभी बोला ना कि ये जो डिजिटल दुनिया हो गई है, मोबाइल फ़ोन या जो गैजेट्स हैं, वो हमारे बॉडी के ही एक्सटेंडेड एक पार्ट बन गए हैं। तो इसमें जैसे अभी हम मतलब यंगस्टर्स हैं, हमारे उम्र के लोग हैं, देयर आर पीपल, बट क्या इसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अभी हो रहे हैं जो कि ओल्ड एज लोग हैं? क्योंकि देयर आर मेनी स्कैम्स या बैंकिंग स्कैम। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर इन लॉ के, वो एक रिटायर्ड बैंकर है। उनके पास एक फ़ोन आया था कि आपके आपका अकाउंट है, उसमें ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको तुरंत ये लिंक मैं भेज रहा हूँ, आप क्लिक करके ये करना होगा। तो बिकॉज ही वॉज अवेयर, वो बैंकर थे, तो उन्होंने तुरंत बोला कि तुम एक बैंकर को ही सिखा रहे हो क्या करना है। हम्म। सो जहाँ पे लोगों को पता नहीं है, और ये जो फियर वाला एंगल है कि आपका बैंकिंग बंद हो जाएगी, आपकी केवाईसी नहीं हुई है, कल से आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आपका पैसा चला जाएगा, तो वो ओल्ड एज जो लोग हैं उनके लिए ये कितना अवेयरनेस ज़रूरी है, उनको सिखाया कैसे जाए? देखिए, बहुत आसान है। जैसे अब आजकल हम देख रहे हैं डिजिटल मीडियम जो है, जैसे एफएम रेडियो है या इवन सोशल मीडिया है, उस पे बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंपेन्स पुलिस खुद कर रही है। अगर आप हमारा गृह मंत्रालय का एक हैंडल देखें, साइबर दोस्त, वो इस तरह की जागरूकता का अभियान रेगुलर बेसिस पे चला रहे हैं। हमें लोगों को ये समझाना है कि अपनी डिजिटल डाइट को सुधारो। अभी मैं किसी भी आदमी से पूछ लूंगा एक लाइन की, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग एलिगेंट, यू आर लुकिंग जस्ट लाइक अ वाओ, तो ये शायद सबको पता होगा। मैं बोल दूंगा या मोए मोए, तो ये मोए मोए भी सबको पता होगा। एग्जैक्टली।
अगर आप देखें कि जो अवेयरनेस हो रही है, जिसमें हम बता रहे हैं कि देखिए इस तरह का अपराध हो रहा है, इस तरह से फ़ोन हैक हो रहे हैं, अभी वो कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और वो ये जो इन्फ्लुएंसर नेटवर्क है, अब जैसे अभी आपने देखा, अभी एक बहुत पॉपुलर आरजे को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, और अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोगों को राइट। बता रहे हैं कि देखिए अगर ऐसी कॉल आए, ऐसी कोई घटना हो तो आपको बचना है। या लेकिन इसमें बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल राइट। सही कहा, 2 वर्ग हैं, बच्चे और ये बड़े बुज़ुर्ग। ये बहुत वल्नरेबल हैं, ये बहुत मतलब इनको रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग के टाइम में टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये लोग सीधे-साधे विश्वास करने वाले लोग हैं। अब इनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है और हैकर इस बात का फ़ायदा उठा रहा है। अभी एक बुज़ुर्ग महिला ने ऑनलाइन दूध मँगाया, और वो दूध का पैकेट खराब आया, तो उन्होंने बजाय उस ऐप की मदद लेने के, जो उन्हें आता नहीं था, उन्होंने हुँ, ओपन सर्च प्लेटफॉर्म पे एक कस्टमर केयर का नंबर ढूंढ लिया, और वो निकला हैकर का नंबर। और जैसे ही कॉल किया तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि मैडम मैं आपका ये रिफंड करा देता हूँ, आप ये दबाइए, ये दबाइए, ये दबाइए। और उसने 2-4 स्टेप्स करवाए, और उनके 77,000 रुपए उसी समय निकल गए। और उन वॉव! बेचारों को ये भी नहीं पता कि मैं कंप्लेंट कहाँ करूँ। तो आज मैं राइट। आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए ये फ़ोन आपके घर की तरह है। जैसे आप घर का दरवाज़ा किसी अनजान आदमी के लिए नहीं खोलते हैं, उसे अपने बेडरूम में नहीं लाते हैं, उसके सामने अपनी अलमारी का लॉकर नहीं खोलते हैं, इसी प्रकार आप अपने फ़ोन में कोई किसी के कहने पे अनऑथराइज्ड ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे, किसी अनजान लिंक को क्लिक नहीं करेंगे। और ये लिंक 3 तरह से आएगा, या तो डर कि आपका खाता बंद कर दिया जाएगा, आपकी हुँ, केवाईसी नहीं हुई है, डर। दूसरा लालच, आपकी लॉटरी निकली है, आपके क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स पे आपको इनाम मिला है, ये है लालच। और तीसरा लस्ट, कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आपके अकेलेपन को मिटाना चाहता हूँ, मेरे से वीडियो कॉल करो। तो ये जो 2-3 प्रकार हैं, इनसे आपको हुँ, ज़ीरो ट्रस्ट, एक वर्ड होता है ज़ीरो ट्रस्ट, राइट। ये सीखना ज़रूरी है। दूसरा, जैसे आप अपने घर के दरवाज़ों के ताले वगैरह हमेशा साफ़ रखते हैं, सेफ रखते हैं, कि कभी घर जाना, बाहर जाना पड़े तो ताला लॉक कर हुँ, दें। इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन के सारे ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखिए। उसमें कोई भी मौका मत छोड़िए, कोई छेद खुला मत छोड़िए। और अब तो भारत सरकार बहुत रेगुलरली वार्निंग्स दे रही है कि भई अपने आईफ़ोन को अपडेट करें, अपने एंड्रॉइड हुँ, को अपडेट करें। तो ये तरीका है। और दूसरा मेरा मानना ये है कि बच्चे और परिवारजन लोग बात करें, अब साइबर सुरक्षा को कल्चर बनाएं। जैसे हमारे ज़माने में बात होती थी, मतलब हम पेरेंट्स के सामने, जो छोटे बच्चे होते थे, कि अजनबी से बात मत करना, बाहर किसी से टॉफ़ी चॉकलेट मत लेना है, और मतलब स्कूल के गेट के बाहर नहीं आना जब तक ड्राइवर अंकल ना आ जाएं। ये बातें सिखाई जाती थी। आज हम लोगों को इसी तरह से अपने घर में साइबर सुरक्षा को कल्चर बनाना चाहिए। इस पे टाइम टू टाइम जागरूकता होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए। साइबर सुरक्षा, जैसे हम अपनी आम ज़िंदगी में सुरक्षा की बातें करते हैं कि फ़ोन करके जाना, जब पहुँच जाओ तो फ़ोन कर देना। तो इसी प्रकार से हमें ये जो रोज़मर्रा के अपराध हो रहे हैं, फ़ोन में जो बटन्स बनाए जा रहे हैं, लिंक बनाए जा रहे हैं, उसके बारे में राइट। लगातार बात करनी चाहिए। मैं सारे आरडब्ल्यूएस से, जो आज सोसाइटीज़ में जो कल्चर है जिसमें हम लोग रहते हैं, उनको मैं कहूँगा कि वो लोग अपने यहाँ इस तरह के छोटी-छोटी, जो बैठक कहते हैं इसको, पहले ज़माने में जो हाँ, बैठक कहा जाता था, आप शाम को दोपहर में बैठक रखें, उसमें जो भी आपके वॉलंटियर्स हैं, मैं कहूँगा कि साइबर वॉलंटियर्स बने लोग, हम जैसे मेंटर्स आपको सिखाने को तैयार हैं, और आप सीख के और 4 लोगों को सिखाएँ, 4 और 4 को सिखाएँ, और इसको एक रेगुलर कम्युनिकेशन बनाएँ, क्योंकि साइबर अपराध में रोज़ एक नया तरीका आ रहा है। रोज़ मतलब राइट। वो कहाँ से शुरू हुआ था कि वो जामताड़ा से कॉल आया करती थी, ओटीपी बता दो। और आज कहाँ आके टिक गया है कि साहब आजकल वो विदेशी कॉल आती है, और वो कहता है आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपके कोरियर में कुछ निकला है। तो आप देखिए रोज़ नए-नए तरीके निकल के आ रहे हैं अपराध के, और उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें रेगुलर अवेयरनेस के ऊपर बहुत काम किया जाए। और डिजिटल डाइट, जिसको मैंने वर्ड बोला, कि लोगों की डिजिटल डाइट बेहतर हो। अच्छा कंटेंट आप लोग देखें, भले ही आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो अच्छा कंटेंट देखेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। सर एक चीज़ जो आपने बताया कि रोज़ नए-नए तरह के ये जो मैलवेयर्स आ रहे हैं,
जो आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को, आपको हर तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। तो लोगों की इसके बारे में जागरूकता होनी तो बहुत ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर मेरे साथ कुछ हुआ, तो मैं थोड़ा-सा एम्बैरेसमेंट की वजह से, शेम की वजह से मैं आपको बताऊँगा नहीं कि मेरे साथ ये चीज़ हुई। एंड दिस नॉट ओनली गोज़ फॉर इंडिविजुअल, ये ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए भी है, कि अगर किसी के साथ हैकिंग होती है, वो दूसरे को नहीं शेयर करते हैं। अगर ये जैसे ओपन फोरम्स होते हैं, सीआईओ फोरम्स होते हैं, सीसो फोरम्स होते हैं, अगर उनमें ये ओपनली डिस्कस हो कि ये मेरे साथ हुआ है, तो आई थिंक आप वो 4 को 4 पे ही रोक सकते हो, वो 40 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर 40 पहुंचेगा उसका 40,000 होना भी बहुत दूर नहीं होता। नहीं, आप बिल्कुल सही कह राइट। रहे हैं, डिस्कशन होने चाहिए। और कॉर्पोरेट्स के लिए तो अब मैंडेट भी हो गया है कि अगर आपके साथ कोई ब्रीच होता है तो यू हैव टू रिपोर्ट, वरना इस पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो कोई भी हो, मैं इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों की बात कर रहा हूँ, अगर आपके साथ अपराध हुआ है, आप विक्टिम हैं और विक्टिम को शिकायत करना बनता है। आप वो, ठीक है, थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, मैं मानता हूँ। आजकल जितने भी साइबर अपराध के शिकार हैं, उनको मेंटल थेरेपी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट बैठ जाता है। उनको लगता है यार मेरे को कैसे बेवकूफ़ बना दिया, मैं इतना राइट। पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ये सब किया है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि साइबर विक्टिम्स को बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया जाए, उनको प्रॉपर थेरेपी और काउंसलिंग भी कराई जाए अपराध होने के बाद। और हाँ, अब जैसे दिन पे दिन हमारा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है बाय यूजिंग इट ऑनलाइन। तो जैसे अभी फ्रॉड्स के लिए भारत सरकार की एक हेल्पलाइन है 1930। अगर जल्द से जल्द उस पर सूचना आ जाती है तो वो उस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को फ्रीज कर देता है, मतलब आपका पैसा बाहर निकलने नहीं देता है। और एक पूरी एक होप होता है, एक आशा होती है कि हमारा पैसा वापस आ सकता है, और आया है। राइट। कई केसेस में आप देखेंगे जो सक्सेसफुल केस स्टडीज हैं, जिन्होंने गोल्डन आवर्स, कहते हैं गोल्डन आवर्स, मतलब अपराध होने के 24 घंटे के अंदर अंदर 19:30 पे सूचना दी है, तो उनका काफ़ी नुकसान जो है वो कम हुआ है। जैसे मान लो एक अभी ये बॉम्बे के केस में 4 साढ़े 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ, लेकिन उन्होंने टाइम पे सूचना दे दी तो 3 करोड़ 60 लाख रुपए रिवर्स हो गया। रिवर्स मतलब वापस आ गया। ओके। तो यस, देर आर सम पॉजिटिव केस स्टडीज। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो तो सबसे पहले तो अपने बैंक को डेबिट फ्रीज कराएं। हम लोग कई बार गलत भाषा बोल देते हैं, फ़ोन करके बैंक से कहते हैं मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो। तो बैंक तो कार्ड ब्लॉक कर देता है, लेकिन बैंक में बहुत सारे दरवाजे हैं। पता चलता है 2 मिनट बाद मैसेज आया, यूपीआई से पैसे निकल गए। आपने यूपीआई ब्लॉक करने को कहा, पता चला नेट बैंकिंग से निकल गए। तो आपके साथ जैसे ही कोई घटना घटे, आपको एक ही वर्ड बोलना है बैंक को कि मेरा खाता डेबिट फ्रीज कर दिया जाए। उससे क्या होगा, उसके चारों तरफ से जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाएंगे और आपका नुकसान कम होगा, ना कि बढ़ेगा। तो मान लो हैकर ने अभी 10,000 रुपये निकाले और मुझे सूचना मिली कि 10 निकल गए, तो फौरन अपने बैंक को डेबिट फ्रीज करा दो। तो अगर मेरे बैंक में मान लो 2 लाख का बैलेंस है तो 1,90 तो बच जाएगा ना। सिर्फ 10 का नुकसान हुआ, बाकी वो बाद में देखा जाएगा। सर, अभी 3-4 साल पहले की बात है, मैं ट्रेन में था। अचानक 8-9 बज रहे होंगे, मेरे पास एक मैसेज आता है कि आपके अकाउंट से 24,000 रुपये डेबिट हुए हैं। फॉर सम आई डोंट नो, कोई ऑनलाइन बुक कंपनी थी, कुछ थी, जिसका मैंने नाम भी नहीं सुना सुना था। तो क्योंकि मैं ट्रेन में था, थोड़ा नेटवर्क इशू था, बट आई ट्राइड कॉलिंग अप द बैंक। तो कुछ टाइम बाद उनका बैंक लगा, फिर मैंने कहीं से ईमेल वगैरह भी निकाल के ग्रीवियंस पे डाला, एंड विद इन 10 days आई गॉट माई मनी बैक। तो यू वर राइट। अवेयर, यू तो वर अवेयर, हाँ। आप जागरूक थे, तो आपने सही स्टेप सही टाइम पे ले लिया और आपका नुकसान कम हुआ और खत्म हो गया। लेकिन यही वाली जागरूकता लोगों में नहीं है, और यही हम लोगों को लोगों तक पहुंचानी है। एग्जैक्टली exactly. तो सर, ये एक अ, और भी कई तरह के स्कैम्स होते हैं जो हम अवेयर हैं थोड़ा, जो हमें पता रहता है। जैसे भी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक, जो आपने बोला कि वो डिजिटल अरेस्ट का, क्रिप्टो के रिगार्डिंग, और ये मेरे पास भी मैसेज आया कि यू आर इन्वॉल्व इन दिस क्रिप्टो स्कैम। सो आई डोंट रिमेम्बर कौन से कंट्री में मेरे अगेंस्ट उन्होंने अरेस्ट वारंट निकाला है, समथिंग ऐसा कुछ था। आई डिस्कनेक्टेड द कॉल, फिर व्हाट्सएप पे आया, मैंने वो भी ब्लॉक कर दिया। तो मैं थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज पे थोड़ा सा और एलाबोरेट कीजिए। जो इतना डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है, और आपने सुना होगा सब लोगों ने कि डेटा ब्रीच बहुत हो रहा है, डेटा चोरी बहुत हो रहा है। राइट। तो जो हैकर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहूँगा मैं अब इनको,
उनके पास स्क्रीन पे सारा डेटा है, तो जब वो फ़ोन करते हैं तो वो अजनबी साउंड नहीं करते हैं। अच्छा रौनिक जी बोल रहे हैं? बोले हाँ। आपका नाम ये है? हाँ। आप इस कंपनी में काम करते हैं? बोले हाँ। आपका आधार नंबर ये है? बोले हाँ। तो जब वो इतने कन्विंसिंगली आपके साथ इतनी बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये जेन्युइन है। इसको राइट। एक दूसरा, आजकल ये लोग पुलिस वाला बन के, कोरियर वाला बन के, या फिर आजकल इन्होंने एक नया तरीका अपनाया है। इन्होंने हमारे सरकारी जितने लोगोज और मोनोग्राम और साइन होते हैं उनसे एक नकली दस्तावेज बना लिया है, लेटर, सरकारी लेटर, और वो आपकी ईमेल पे भेज के कहते हैं कि आपके कंप्यूटर में गलत काम पाया गया है और आपने कुछ गलत काम किया है, इसके लिए आपको दंडित किया जाएगा, और बकायदा उसमें साइन वाइन सीबीआई ये सब लिखा होता है। बल्कि खुद गृह मंत्रालय ने, एमएचए ने एक एडवाइजरी जारी करी कि भाई ये देखो गलत है, आप कोई ऐसे लेटर के झांसे में मत फंसिएगा। ये एक अपना आईक्यू होता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो पुलिस फोन करके आपको धमकी या अलर्ट नहीं करती है, वो सीधे घर आती है और आपको उठा के ले जाती है। तो ये जो आजकल फोन्स पे चल रहा है कि वो हम कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं, ईडी, ईडी का भी नाम यूज करने लगे हैं, सीबीआई का नाम यूज, और इतने शातिर हैं कि ये उन अधिकारियों का नाम यूज करते हैं जो एक्चुअल में हैं। और अब एआई से क्या हो रहा है, एआई से शक्ल और आवाज दोनों बनाई जा सकती है, जिसे आप लोग डीप राइट। फेक कहते हैं। आपने अभी Deepfake। रिसेंटली सुना होगा, प्रियंका जी का बन गया, कोहली जी का बन गया, तेंदुलकर जी का बन गया, और वो बदमाश लोग उनके वायरल वीडियोस उनकी आवाज में डीप फेक कहते हैं, उससे बना लेते हैं एआई से, जनरेटिव एआई से। तो यस, ये लोग इतना रियलिस्टिक लगेंगे आपको कि आपको वाकई, अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, आपने फौरन गूगल पे ढूंढा कि क्या इंस्पेक्टर रक्षित टंडन नाम का कोई है, वो दिखा देगा हाँ है, तो आपको लगेगा ये तो जेन्युइन है। तो इसलिए आप सतर्क रहें, ऐसे किसी स्कैम में ना फंसे। और अब एक और शुरू हो गया है आजकल, ऑटोमेटेड कॉल आ रही है। अब वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे कंप्यूटर कॉल होती है ना, तो मैंने जैसे ही अभी फ़ोन उठाया, हम टेलीफोन डिपार्टमेंट से, टेलीकॉम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके सारे नंबरों को बंद किया जा रहा है, और पता नहीं ऐसे करके कंप्यूटराइज वॉइस। अब एआई से आजकल किसी की भी वॉइस बना लीजिए आप। तो ये आपको इनके झांसों में नहीं फंसना है, ऐसी कॉल्स को डिस्कनेक्ट करना है। और भारत सरकार ने आप लोगों को और लोगों को बचाने के लिए एक नई सेवा शुरू करी है जिसका नाम है चक्षु। आप हमारी आंख और कान बनिए। चक्षु, ये आपको संचार साथी .gov.in पे मिलेगा। अगर आपके पास कॉल आया, अब आपने रौनिक शो देख लिया है तो आपको पता है कि अगर फेडेक्स से कॉल आ रहा है तो वो फेक है, अगर पुलिस वाला बन के कोई कॉल कर रहा है तो वो फेक है। तो आप फौरन चक्षु के ऊपर इसे रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे हम और नागरिकों को बचा सकें और उन बदमाशों के नंबरों को और उनके डिवाइसेस को फ्रीज कर सकें, ब्लॉक कर सकें, जिससे वो और किसी को धोखा ना दे पाए। तो संचार साथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें एक बटन है चक्षु, जिसकी मदद से आप हमारी आंख बन सकते हैं, चक्षु बन सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये गड़बड़ है, ये फ्रॉड है, तो आप कृपया चुप ना रहें, आप हमें सूचित कर दें चक्षु के थ्रू पुलिस, गवर्नमेंट को, जिससे वो उन बदमाशों को रोक सके। सर अभी सोशल मीडिया, हम लोग भी डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे टू प्रोमोट आवर पॉडकास्ट। अपनी पर्सनल लाइफ को हम पूरा पूरा सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, राइट। पहले एक टाइम था जब जो हमारी जनरेशन थी वो फेसबुक बहुत यूज़ करती थी। अब वो हमारे मदर फादर वाले जनरेशन ने टेक ओवर कर लिया पूरा फेसबुक। नाउ वी आर ऑन इंस्टाग्राम, वी आर ऑन डिस्कॉर्ड, स्नैपचैट एंड एवरीथिंग। तो ये सोशल मीडिया के होने के बावजूद ये जो टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम भी अब वर्नेबल हो रहे हैं कि हमारे ऊपर और भी किसी भी तरह के अटैक्स हो सके, साइबर अटैक्स हो सके। जहाँ पे आपने डीप फेक की बात करी, यूजिंग एआई एंड ऑल दैट। तो इसमें अभी किस तरह के हैकिंग्स हो रही हैं, किस तरह के फ्रॉड्स हो रही हैं, और उसमें अपने आप को बचाने के तरीके क्या है? देखिए, ये जो आपने सही कहा, सोशल मीडिया से जो एक नया, मैं कहूँगा जॉब पोर्टफोलियो कह लीजिए या नया स्किल कह लीजिए, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर, ये दो चीज़ें जो पैदा राइट। हुई हैं, तो हैकर्स बहुत एग्रेसिवली टारगेट कर रहे हैं। मेरे पास एक महीने में कम से कम 30 to 50 बड़े इन्फ्लुएंसर्स के केसेस आते हैं, जो खुद कह रहे हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, बोले साहब हमारा ब्रेड एंड बटर है, मिलियन फॉलोअर्स हैं, हमारी रोजी रोटी है, हम इस इन्फ्लुएंसर मॉडल से, कोलैब से पैसा कमाते हैं, और हमारा जो हैंडल है वो हैक कर लिया गया है और उसके सारे क्रेडेंशियल्स चेंज कर दिए गए।
तो इस पे भी हमने बहुत अवेयरनेस करी और बताया कि ये 2 तरीके अपना रहे हैं। एक आपको बड़ी थ्रेटनिंग ईमेल भेजेंगे, मैं अगर आप कहें तो मैं आपको वो ईमेल का सैंपल दिखा सकता हूँ। प्लीज सर। मेरे पास ये मेल आया था, मेरे साथ हुआ, मेरा भी एक इंस्टाग्राम पे वेरीफाइड अकाउंट है काफ़ी पुराना, और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। देखिए कि मेरे साथ इन बदमाशों ने क्या करने की, और कोई आप होते या आम आदमी होता वो डर डर जाता। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, देखिए। तो ये एक मेल मेरे पास इनबॉक्स में आती है, बाकायदा इंस्टाग्राम का लोगो लगा होता है। हेलो रक्षित डॉट टंडन, हमें आपकी कंप्लेंट प्राप्त हुई है कि आप कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आपने अपील का बटन नहीं दबाया तो हम आपके खाते को परमानेंटली डिलीट कर देंगे। अब ये लाइन बड़ी स्कैरी होती है कि डिजिटल राइट। कंटेंट क्रिएटर की दुनिया में, मतलब ये वो बात हो गई कि आप पे एक बीएमसी का या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का नोटिस आ गया है कि तुम्हारी दुकान खत्म कर दी जाएगी, कल सुबह खत्म हो जाएगी तुम्हारी दुकान। तो ये वही वाली चीज हो गई। अब आज मैं अपनी रोजी रोटी, रक्षित डॉट टंडन मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है, मेरे 45-46 हजार फॉलोअर्स हैं, और वो कह रहा है ये सब बंद कर देंगे, और उसने कहा नीचे अपील का बटन दबाइए। और ये ईमेल इतने सुंदर तरीके से डिजाइन की है, बकायदा इंस्टाग्राम का कॉपीराइट लोगो, कैलिफोर्निया का एड्रेस। मैंने अगर इसे क्लिक कर दिया होता तो क्या होता, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। मैंने इसे एक वायरस टोटल करके एक टूल है जिसपे आप लिंक्स को चेक कर सकते हो। तो मैंने ये लिंक यहाँ पे पेस्ट किया, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से सीधे हाथ से, मैंने कहा कॉपी, और मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। मैंने कहा बताओ भाई ये लिंक कैसा है। तो हमने जब एंटर दबाया तो ये डॉक्टर साहब बताते हैं हमको कि इस लिंक में 6 खतरे पाए गए। इट हैज़ बीन फ्लैग्ड एज मलेशियस। और मैंने खतरे का नाम क्या है, बोले इसमें एक तो फिशिंग अटैक है, फिशिंग मतलब कांटा फेंका मछली फंस गई, और दूसरा अटैक है मैलिशियस, मतलब इसमें मेलवेयर है, मतलब अगर तुमने इसे क्लिक कर दिया तो तुम्हारे फोन का पर्सनल डेटा जो है वो चोरी हो जाएगा। तो अब अगर एक अब जो आजकल है इन्फ्लुएंसर, इनके पास रेगुलर ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, ऐसी मेल्स और नोटिफिकेशंस आ रही हैं, और अगर ये गलती से भी इसे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इनका यूजर नेम पासवर्ड चला जाएगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आपके जितने भी हैंडल्स हैं, जीमेल, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, आप सब में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए। अपने सोशल मीडिया हैंडल और ईमेल हैंडल का पासवर्ड हमेशा अलग रखिए। अपने ईमेल पे भी 2 और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए। मल्टी फैक्टर मतलब ओटीपी भी आएगा, प्रॉम्प्ट भी आएगा, पास की कहते हैं फेस को और बायोमेट्रिक को, तब जाके वो वेरीफाइड होगा। और तीसरा आजकल एक और तरीका अपना रहे हैं ये, मेरा अकाउंट हैक किया, मेरे अकाउंट से अब तुम मेरे ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट हो, हम एक साथ काम कर रहे हैं, तो रक्षित टंडन के इंस्टाग्राम से रौनिक के पास मैसेज आएगा, हाय रौनिक, मैं एक इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम के लिए खड़ा हो रहा हूँ, कृपया मुझे वोट कर दो। और नीचे एक लिंक दिया होगा। अब तुम कहोगे अरे भाई रक्षित जी कह रहे हैं, रक्षित जी हमारे मित्र हैं। आप जैसे ही वो बटन दबाओगे, अगेन आपका सोशल मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ये 2 तरीके तो बहुत एग्रेसिव हैं आजकल, और बच के रहना चाहिए सारे इन्फ्लुएंसर। अच्छा, एक गलती और कर रहे हैं कई ऐसे, मैंने देखा है कंटेंट क्रिएटर्स थर्ड पार्टी को अपना अकाउंट एक्सेस दे देते हैं कि भाई आप मेरी मार्केटिंग करो, ब्रांडिंग करो। तो आपको सीखना चाहिए कि उसे एडवर्टाइजिंग मैनेजर कहते हैं। आपको अपना एडमिन राइट किसी को नहीं देना चाहिए। आप खाते के ओनर हो, आपने खाता बनाया है, तो आप अपने खाते की परमिशन अपने पास रखें, किसी दूसरे आदमी को वो राइट्स ना दें। और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखें। और ये जो 2 तरीके मैंने आपको दिखाए, लिंक भेजने वाला और दूसरा ये डराने वाला कि तुम्हारा खाता बंद हो जाएगा, इसका वेरिफिकेशन। अच्छा, मैं एक नया क्रेज देख रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर्स चाहते हैं हमें ब्लू टिक मिल जाए। अब ब्लू टिक की बड़ी एक क्रेजीनेस भी कह लीजिए, डिमांड कह लीजिए, और लगता भी है कि भाई ब्लू टिक होगा तो आई एम पब्लिकली वेरीफाइड। तो हैकर्स को ये कमजोरी पता है, तो आप पे मैसेज आएगा, बकायदा इंस्टाग्राम का लोगो लगा होगा और वो ईमेल आईडी नकली होगी, उसमें लिखा होगा कि भाई डियर रौनिक, हम आपके खाते को वेरीफाई करना चाहते हैं, कृपया नीचे दिए गए लिंक पे अपनी डिटेल्स भरें। आपने जैसे ही उस नकली लिंक को क्लिक किया, आपका सारा पासवर्ड, यूजर नेम चला गया, और आपका अकाउंट। और अभी मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूँ, जो अभी शुरू में बात करी ना कि ये घर बैठे पैसा कमाओ, पैसा दुगना करो, क्रिप्टो में लगाओ।
ये बदमाश क्या कर रहे हैं, इन्होंने देखा रौनिक के 50,000 फॉलोअर हैं, 1 करोड़ फॉलोअर हैं, इन्होंने रौनिक का अकाउंट हैक करा और रौनिक की स्टोरी पे ये स्टोरी लगाई कि देखो मेरा पैसा दुगना हो गया, मेरा पैसा तिगना हो गया। अब जो लोग तुम्हें फॉलो करते हैं वो तुम्हारे से इन्फ्लुएंस होते हैं, अरे भाई रौनिक भाई के पैसे राइट। डबल हो गए, फिर तो हमारे भी हो जाएंगे। तो आजकल ये तरीका है, और इसलिए सारे कंटेंट क्रिएटर्स को मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने अकाउंट्स की प्राइवेसी और सिक्योरिटी पे पूरा ध्यान दें। एकदम तैश में आके किसी लिंक, किसी बटन या किसी गलत ऐप को डाउनलोड ना करें। और ये जो आजकल चल रहा है ना, हैकर्स का बड़ा एक नया तरीका चल रहा है, एक दिन में अपने फॉलोअर्स बढ़ाइए, 1 घंटे में इतने फॉलोअर्स करिए। प्लीज़ इन सब के चक्कर में मत पड़िएगा। आप जैसे ही वो डाउनलोड करोगे ऐप, आपका खुद का खाता चला जाएगा। सर एक चीज आपने जो बताया कि ये इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी आई थिंक 1 महीने 1.5 महीने पहले मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत ही नोन पॉडकास्टर है इंडिया के, उनके भी क्लोज टू मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, उनका यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ था बहुत डिफिकल्ट। एंड कंटेंट क्रिएटर का जो मनी होता है सब कुछ जीरो हो गया था। एंड फाइनली आई थिंक 2-3 दिन के बाद उनको एक्सेस वापस मिला यूट्यूब से बहुत ज्यादा फॉलोअप के बाद। ये यू हैव टू नो द चैनल। मैं आप लोगों के आपके राइट। पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं, भगवान ना करे अगर आपको इस तरह की दुर्घटना का सामना करना पड़े, तो हर कंपनी का एक ग्रीवियंस ऑफिसर का ईमेल और नाम और उसका फॉर्म उनकी साइट पे दिया होता है। बिना डिले के आप वो फॉर्म भरिए, उसमें कहिए कि मैं हैक हो गया हूँ। उदाहरण दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम हैक हुआ, एक लिंक है instagram.com/hacked। फेसबुक आपका हैक हुआ, facebook.com/hacked। तो इन लोगों ने ये पब्लिक फॉर्म्स बना रखे हैं, इनको इनको ओके। भरिए, अपना आइडेंटिटी प्रूफ दीजिए, आप ये प्रूफ करिए उनको कि आप उसके असली मालिक हैं अकाउंट के, और पेशेंस रखिए, वो आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं रिकवर करने का। तो बट मैं तो चाहूँगा कि कोई हो ना ऐसा, और उसके लिए आप प्लीज़ अपने किसी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, कोई फालतू ऐप डाउनलोड ना करें, और अपने अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा ऑन रखें। सर अभी फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया था भारत सर के साथ जो ना यूपीआई रिलेटेड जो मैंने एपिसोड किया मैंने, तो ऑब्वियसली एज एन इंडियन वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि यूपीआई हमारा टेक्नोलॉजी है और अब ग्लोबली सब उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। इतनी कंट्रीज हैं, नो वन हैज बीन एबल टू कम क्लोज टू यूपीआई, बट इन इंडिया में यूपीआई के साथ साथ देयर आर मेनी यूपीआई रिलेटेड स्कैम्स जो रोज रोज सामने आ रहे हैं कि आप क्यूआर कोड में कोई एक बग डाल दिया और वो पेटीएम या गूगल पे की जगह किसी और थर्ड पार्टी वेबसाइट पे लेकर चला जा रहा है। तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपके पास भी ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल यूपीआई रिलेटेड स्कैम्स आते हैं। तो सर किस तरह के ये स्कैम्स आ रहे हैं और इन्हीं में से भी अब हम कैसे बचें? देखिए आजकल एक तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, ये लोग कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम या यूज़ कर रहे थे। दे वर यूजिंग यूएसएसडी कोड, जिससे आपकी वो सारी कॉल हैकर को फॉरवर्ड कर देते थे और आपको बना देते। दूसरा, आजकल इम्पर्सोनेशन, आइडेंटिटी थेफ्ट बहुत हो रहा है कि मेरी शक्ल लगा के, अच्छा हम लोगों की आदत भी अब बिगड़ गई है, हमें नंबर्स कहाँ याद रहते हैं, आपका भी, आपको मेरा याद नहीं होगा एग्जैक्टली ना, मुझे आपका एग्जैक्टली। याद है, हम इतने दिन से रोज बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, लेकिन मैं बस आपका द रौनिक यूट्यूब के नाम से सेव्ड है, वही ढूंढता हूँ मैं और बात कर लेता हूँ आपसे। तो हैकर इस बात का फ़ायदा उठा रहा है, और वो इम्पर्सोनेशन के कई केसेस हैं कि वो या तो मेरा व्हाट्सएप हैक कर लेगा ओटीपी हैक करके, और मेरे व्हाट्सएप से आपको मैसेज भेजेगा कि मैं अस्पताल में हूँ और मुझे पैसे की आवश्यकता है, या वो मेरा चेहरा लगा लेगा, या फिर वो आजकल यूपीआई, देखो एक्टिवेट कैसे होता है, यूपीआई एक्टिवेट होता है जब आप एक सर्विस सेंटर को नंबर से एसएमएस भेजते हैं, एक एक्टिवेटेड कोड भेजते हैं। हम्म। अगर आपके फ़ोन को मैंने रिमोट एक्सेस पे ले लिया है, ये बहुत हो रहा था पीछे कि साहब राइट। कस्टमर केयर ऐप डाउनलोड कर लें, हम आपकी समस्या सॉल्व कर देंगे। वो ऐप नहीं होता था, वो होता था स्क्रीन शेयरिंग ऐप, जैसे आपने नाम सुने होंगे एनी डेस्क, या टीम व्यूअर। अब जो अनअवेयर लोग हैं वो झांसे में आ जाते थे, और जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करते थे उनका पूरा यूपीआई पेटीएम का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाता। तो और अदरवाइज अगर आप यूपीआई यूज करें, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि यूपीआई से ज़्यादा सेफेस्ट चीज़ कोई नहीं है पेमेंट करने के लिए। कार्ड से पेमेंट करने में मेरे कार्ड का बहुत सारा डेटा उसके पास जाता है, कार्ड नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है, रिस्क है।
राइट। नेट बैंकिंग में भी कहीं ना कहीं कोई रिस्क हो सकता है, लेकिन यूपीआई, अगर मैं आपको यूपीआई कर रहा हूँ और मैं ढंग से कर रहा हूँ, मुझे आपका ठीक से नंबर याद है, स्पेलिंग याद है, तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी और आपको मेरे बारे में एक सिंपल सा लंबा चौड़ा सा यूटीआर कोड आ जाएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। तो येस, आई वुड कंसिडर यूपीआई टू बी सेफेस्ट, बट इसमें जो ये फॉरवर्डिंग, ऐप डाउनलोड कराना, स्क्रीन शेयर करना और यूपीआई पिन को कॉम्प्रोमाइज कर लेना, एक नकली फॉर्म भेजेंगे आपसे, वो देखने में असली लगेगा। और अब आजकल एक नई बदमाशी शुरू हुई है, क्विशिंग कहते हैं, पहले फिशिंग था, फिर विशिंग था, फिर स्मिशिंग था, अब आ गया क्विशिंग। वो क्यूआर कोड ही बदल देते हैं और आप जब ओके। स्कैन करते हो तो पैसा लाने जाने के जो रास्ते हैं वही चेंज हो जाते हैं। तो उसमें आपको जागरूकता की ज़रूरत है। अब मैं जैसे भी कभी यूज़ करता हूँ, मैंने क्यूआर कोड स्कैन किया तो ओके दबाने से पहले मैं वेंडर को दिखाता हूँ कि वेंडर जी ये बताइए, ये नाम आप ही का है, ये अकाउंट आप ही का है। जब वो कहता है हाँ, तब मैं ओके दबाता हूँ। तो थोड़ी सी पेशेंस रखें। यूपीआई की जो वेबसाइट है एनपीसीआई की, उन्होंने एक कंप्लेंट सेक्शन दिया है यूपीआई के लिए। कई लोग क्या कर देते हैं बिना चश्मे के, उन्होंने ट्रांसफर करना था रौनिक को और कर दिया रचित को, अब वो पैसा रचित पे चला गया, जिसे कहते हैं रॉन्ग ट्रांजैक्शन। तो आज उसकी भी सुनवाई हो सकती है अगर आप एनपीसीआई के कंप्लेन पोर्टल पे जाके अपनी डिटेल्स दे दें तो। सर ये कभी कहीं मैं भी रिसेंटली सुन रहा था कि ये जो यूपीआई में बग्स ये लोग डाल देते हैं। सपोज आप पेटीएम यूज करते हो, आपने स्कैन किया अपने फोन से पेटीएम ओपन करके, अब वो आइडियली आपके पेटीएम के पेज पे जाना चाहिए जहां पे आप जाके अपना पिन वगैरह डालेंगे, बट इट टेक्स टू ए थर्ड पार्टी पेज which in look and feel could be similar to Paytm, राइट। तो उसमें मतलब मोर देन टेक्नोलॉजी ये तो हो गई कि आप कितने जागरूक हैं, आप कितना देख रहे हैं। अगर आपने हड़बड़ी में जैसे मुझे पेमेंट करके निकलना है जल्दी जल्दी, देन इट कुड बी ए ट्रैप फॉर यू। यस, इट इज अ ट्रैप। और ये क्रेडिट कार्ड्स में भी हो रहा है, यूपीआई में भी हो रहा है, पेटीएम सब में हो रहा है। दिस इज फिशिंग हैज बीन द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट, आई वुड से इन हैकर्स लैंग्वेज, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टेक्निक है आज भी। क्योंकि हम राइट। लोगों को ना तो ढंग से स्पेलिंग्स याद, अब मेरे, मैं कितने कार्यक्रमों में जाता हूँ और देखता हूँ लोग गलती कर देते हैं, बैनर के ऊपर रक्षित टोंडोन लिखा होता है टंडन की जगह। अब अगर आप सोचो कोई कल को रक्षित टोंडोन नाम का खाता बना लेगा तो वो उसको भी असली समझ लेंगे। तो बिल्कुल यही वाली चीज बैंकों में भी अप्लाई करती है। मेरे को अपने बैंक का यूआरएल स्पेलिंग अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आप जब भी अपना आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं किसी लिंक पे, तो आपको यूआरएल ध्यान देना चाहिए कि वो एक्चुअली में यूपीआई वेबसाइट है या कोई फेक वेबसाइट है, क्योंकि ये फिशिंग का सबसे आसान तरीका है उसको क्लोन कर देना। सर जितनी भी बैंकिंग वेबसाइट्स होती हैं दे आर टिपिकली HTTPS, हाँ बिल्कुल, एचडीएफ जो भी सिक्योर्ड होती हैं। हैकर्स भी बना लेते हैं आजकल एचटीटीपी। अब वो भी हैकर्स भी कर ले रहे हैं। सिर्फ उसी पे ध्यान ना दें, स्पेलिंग पे ध्यान दें। आपको जेन्युइनली वेबसाइट की स्पेलिंग पता होनी चाहिए, ना कि आप सिर्फ सर्च इंजन से ढूंढें, क्योंकि सर्च इंजन में भी आजकल हैकर धांधलेबाजी कर रहे हैं। अभी जैसे एक केस आया हमारे पास, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं और अब लोग तैयार हो रहे हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है इधर दिल्ली एनसीआर में, 42-43 राइट। डिग्री टेम्परेचर है। और जब वो गूगल पे देखते हैं कि नैनीताल में और शिमला में जो है वो 28 या 12 या 25 या 20 डिग्री है, तो सबको बड़ा लालच आता है, चलो पहाड़ पे चलें। और बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं। अब हमने कन्वीनियंस के नाम पे सब कुछ इससे शुरू कर दिया है करना, ठीक है। एग्जैक्टली। अब आपने, अभी एक केस आया, परसों का केस है, इन्होंने गूगल से एक बहुत फेमस हिल स्टेशन का होटल ढूंढा। होटल वाले की एक डुप्लीकेट वेबसाइट तैयार है, बिल्कुल एक पेज की, सिर्फ उसमें बुकिंग रिजर्वेशन लिखा हुआ है, उसका फोटो लगा हुआ है, लोगो लगा हुआ है। अब जैसे आपको नहीं पता कि मेरी वेबसाइट रक्षित टंडन डॉट कॉम है या रक्षित टोंडोन डॉट कॉम है, आपने बस मेरी फोटो देखी, साइबर एक्सपर्ट देखा और आप खुश हो गए। तो हैकर ने आज ये नकली वेबसाइट बनाई, उसने, लेडी ने उस व्हाट्सएप नंबर पे बात करी तो उसने कहा आपकी बुकिंग हो जाएगी, आप इतना पैसा जमा कर दीजिए। उसने बकायदा अकाउंट नेम जो दिया वो भी उस होटल के नाम से मिलता जुलता है। मतलब आप अब सोच के देखिए भाई, यूजर नेम मैं अभी ले लूं, तुम मुझे रोक सकते हो क्या? मैं अभी जाके किसी एग्जैक्टली। वेबसाइट पे द रौनिक शो अंडरस्कोर दिल्ली एक यूजर नेम बना लेता हूँ, तो ये बनाने से मैं रौनिक थोड़ी बन जाऊंगा। लेकिन उस बदमाश ने होटल के नाम की नकली वेबसाइट बनाई, इन बेचारों ने पैसा जमा कर दिया।
अब चलने से पहले इन्हें लगा लाओ होटल को कॉल कर लें। इन्होंने होटल को कॉल किया तो पता चला आपने तो हमें कोई पैसा ही नहीं दिया है। तो बोले नहीं साहब ये देखिए आपकी वेबसाइट है। बोले नहीं ये हमारी वेबसाइट नहीं है और हम इसकी बहुत दिन पहले कंप्लेंट कर चुके हैं। हमें कई लोगों के फोन आए जिनके साथ ये झांसा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि आप असली और नकली वेबसाइट का पहले फ़र्क देखो। डोमेन नेम कहते हैं, डोमेन नेम। आप वो चेक करो। अगर एक होटल जो 25-50 साल पुराना है और उसकी वेबसाइट 2 दिन पहले बनी है तो आपको इसमें शक होना चाहिए कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, नंबर 1। नंबर 2, आप अगर एडवांस पेमेंट किसी होटल को ब्लॉक करते हैं तो आज हमारे बहुत सारे टूरिज्म पोर्टल्स हैं जो बहुत सालों से चल रहे हैं और बहुत प्रचलित हैं, जिनकी आज एक मान्यता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी ब्रांड का यहाँ पे। तो वो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जिनकी मदद से हम फ्लाइट, होटल्स ये सब बुक कर सकते हैं। तो आप कृपया उस पोर्टल के थ्रू जाएं तो कम से कम एक आदमी तो है बीच में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, आपकी बुकिंग को सही जगह तक पहुंचा रहा है, उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि होटल की ओरिजिनल वेबसाइट क्या है। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि समर वेकेशन पीरियड्स में ये स्कैम्स बढ़ जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग जो रिलीजियस यात्राओं पे जाते हैं तो इन लोगों ने, हैकर ने उनकी हेलीकॉप्टर की नकली वेबसाइट बना दी, जैसे वैष्णो देवी धाम की और केदारनाथ। कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। वो 20-20 हजार के टिकट खरीद के वहां पहुंच गए और पता चलता है वो टिकट नकली है। और ऐसा नहीं है, पुलिस ने पकड़ा भी है। अगर आप देखेंगे ऑनलाइन तो कई ऐसे लोगों को मैं दिखाऊं आपको, पकड़ा भी गया है। तो बट यही है कि लोग उस समय नहीं ध्यान दे, और आपने जैसा कहा कि कन्वीनियंस और जल्दबाजी में ये सारी गलतियां होती हैं। तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने सर्च करते समय ज़ीरो ट्रस्ट रखें और सही और गलत वेबसाइट की पहचान करना सीखें। और अगर आपको ज़रा भी डाउट है तो प्लीज़ जो हमारे ट्रस्टेड चैनल्स हैं, गवर्नमेंट अप्रूव चैनल्स बहुत सारे हैं, जैसे आईआरसीटीसी है, प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे हैं जो बहुत नामों से प्रचलित हैं जिससे आप बुकिंग कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप उनका इस्तेमाल करें। अभी हम हमारा जो आधार कार्ड है, आधार नंबर, बेसिकली हर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हम अवेल करने जाते हैं तो वी हैव टू शेयर आवर आधार नंबर। हम होटल में बुकिंग्स करते हैं, वहाँ पे भी हम अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड कुछ ना कुछ हम देते हैं एज, जो कि वो स्कैन करके अपने पास रखते हैं। हम ट्रैवल बुकिंग्स करते हैं, वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा जो आधार नंबर है या आधार की कॉपी है, ये बहुत इजीली, हम अगर कोई प्रीपेड नंबर भी लेने जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें देना पड़ता है। ये आधार की कॉपी, आधार नंबर किसी भी इंडिविजुअल की बहुत इजीली अवेलेबल है। और जहाँ तक आज हम देखें कि हम अगर हमारा हमने अगर टेलीफोन कनेक्शन भी लिया, फ़ोन का मोबाइल कनेक्शन भी लिया, कुछ भी लिया, उसके नेक्स्ट डे हमारे पास 25 और कॉल आने लगते हैं। हमने इंश्योरेंस लिया कहीं से, हमने हमारे को कॉल्स आने लगते हैं। जहाँ पे हमारे ये सिक्योरिटी नंबर्स, आधार नंबर्स ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। तो इसके अराउंड भी बहुत सारे आई गेस कि साइबर क्राइम्स, साइबर फ्रॉड्स इवॉल्व हो रहे होंगे। हो तो गए। उसमें भी क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है सर अभी? अभी 20 साल का बच्चा है मध्य प्रदेश में, उसके पास 46 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आया है कि ओके। तुमने पिछले सालों में इतने 46 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए हैं और टैक्स पे नहीं किया है। पता चला उसका पैन कार्ड मिसयूज हुआ है। अभी मेरे पास नोएडा में एक कंप्लेंट आई जिसमें एक बच्ची के पास 1 करोड़ का नोटिस आया है कि तुमने 19-20 में क्रिप्टो ट्रेडिंग करी थी 1 करोड़ की और तुमने टैक्स जमा नहीं किया 33%। और वो सरकारी नोटिस है, वो फेक नहीं है, जेन्युइन है। तो ये शुरुआत हो चुकी है। 2-3 केसेस आए मेरे पास जिसमें लोगों का सिविल खराब हो गया। अभी मेरे पास एक गुड़गांव से केस आया है, उनके नाम से 15 पर्सनल लोन चल रहे हैं, उन्हीं को नहीं पता। उनको तब पता चला जब उनके बैंक से कुछ किस्तें कट गई और उनका सिविल खराब हो गया। तो ये कोई नई बात नहीं कही आपने, ये हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और मैं हमेशा अपनी टॉक्स में कहता हूँ हाथ जोड़ के, कभी भी अपने फ़ोन की फ़ोटो गैलरी में आधार और पैन कार्ड की फ़ोटो मत रखिए। डिजी लॉकर का इस्तेमाल करिए। सब जगह मास्क आधार दीजिए, मास्क आधार। और माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आधार मांगना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी गवर्नमेंट काम के लिए मांग रही है तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, एड्रेस प्रूफ है, तो बहुत तरीके हैं। आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आप वोटर आईडी दे सकते हैं, लेकिन पैन कार्ड
और आधार कार्ड को बहुत जुडिशियसली यूज़ करिए और अपनी फ़ोन की गैलरी में मत रखिए, क्योंकि आजकल हैकर्स ने ऐसे मैलवेयर बना लिए हैं जो आपके फ़ोटो, गैलरी और कॉन्टैक्ट्स का अनऑथराइज़ एक्सेस ले लेते हैं। और ये तब दिखाई दिया हमको जब देश में बहुत सारे मामले आए लोन फ्रॉड के, चाइनीज़ लोन फ्रॉड के, जिसमें लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया, उन्हीं की फ़ोटोज़ खराब कर करके उनके कॉन्टैक्ट्स को भेजा गया, यहाँ तक कि सुसाइड के मामले आ गए। तो भारत सरकार ने बहुत सारी एडवाइजरीज निकाली हैं कि आरबीआई अप्रूव्ड एप्लीकेशन से ही लोन लें, सेबी अप्रूव्ड एप्लीकेशंस में ही ट्रेडिंग करें। लेकिन हम लोग क्या है, वो इंस्टेंट लोन कहते हैं उसको। उसने एक ऐप डाउनलोड किया, ऐप ने अनऑथराइज परमिशन ले ली, सारा डेटा ले लिया। और आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं कि अब मेरे नाम से सिम चल रहा है। तो भारत सरकार ने इसी संचार साथी के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, नो योर कनेक्शन। तो आप एज अ यूजर ये चेक कर सकते हैं कि भाई कहीं मेरे नाम पे कोई इलीगल नंबर या सिम तो इशूड नहीं है, और अगर है तो आप उसे ब्लॉक करा सकते हैं। और हाँ, ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि इस तरह के फ्रॉड को रोका जा सके। तो प्लीज आधार और पैन कार्ड की फोटो खींच के कन्वीनियंस के नाम पे अनट्रस्टेड लोगों को देना, अनट्रस्टेड सोर्स पे गलत। हाँ, मैं बैंक में बैठ के अपना बैंक का खाता खुलवा रहा हूँ और वहां मैं अपना डेटा दे रहा हूँ, वो फिर भी वाजिब है। लेकिन मैं एक किसी शहर के पहली बार नए होटल में जाके अपना आईडी प्रूफ एक फोटो कॉपी के रूप में दिए दे रहा हूँ, तो वहां मुझे सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि मैं किस सोर्स को दे रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ। तो कोशिश करिए कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका वोटर आईडी हो, यहाँ तक कि पासपोर्ट की कॉपी भी हो, क्योंकि पासपोर्ट की कॉपी का भी मतलब लोग कहीं ना कहीं मिसयूज कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन हम जब देते हैं तो हम उसको लिख के देते हैं कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट आपको अपने होटल स्टे के वेरिफिकेशन के लिए दे रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे उस डेटा को कहीं तक प्रोटेक्ट करती है, कहीं हद तक। लेकिन हाँ, अब बहुत ज़रूरी हो गया है लोग अपने सिबिल पे ध्यान रखें। अभी कई मामले आ गए जिसमें लोगों का सिबिल का मिसयूज हुआ है और उन्हें पता ही नहीं था कि उनके नाम से लोन चल रहे हैं, वो डिफॉल्टर हैं। तो और ये देखो मैलवेयर्स के थ्रू भी हो रहा है, फ़ोन आपका सेफ नहीं है, गलत ऐप्स आप डाउनलोड कर रहे हो, देर आर सो मैनी। तो इट्स बेसिकली अ कंप्लीट इकोसिस्टम एंड आई थिंक आई मेड माय पॉइंट। और आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया कि आप डिजी लॉकर इस्तेमाल करें, मास्क आधार देने की आदत डालें जिसमें आखिरी के 4 डिजिट दिखते हैं। और एक और नई बात बता दें कि आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे हमें एक ऑप्शन दिया गया है बायोमेट्रिक को लॉक रखने का। तो आप अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक रखें। इसकी आम तौर पे ज़रूरत हमें पड़ती है जब हम कोई ज़मीन या घर खरीदने या बेचने जाते हैं, या कोई पासपोर्ट या वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। नॉर्मली आजकल सब जगह डिजिटल केवाईसी से काम चल जाता है, तो बायोमेट्रिक को अननेसेसरली अनलॉक रखने की आवश्यकता नहीं है, उसे लॉक करके रखें। सर आपने डिजी लॉकर की बात की, जहाँ पे हम अपने आधार कार्ड हो गया, पैन हो गया, गवर्नमेंट जो भी आईडी कार्ड्स हैं हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और कहीं पे भी अगर मांगा जाए हमने दिखा दिया, रादर देन कैरिंग द फिजिकल कॉपी ऑफ इट। तो सिमिलरली सर कई सारे लोग अपनी गूगल ड्राइव पे या अपने आई क्लाउड ड्राइव पे अपने सेंसिटिव डेटा स्टोर करके रखते हैं, राइट? तो क्या ये गूगल ड्राइव, आई क्लाउड ड्राइव, ये सारी चीजें सेफ हैं हैकिंग से, या फिर इनमें भी हैकिंग का, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज हैं, विच आर द 100% तो कोई भी सेफ नहीं होता है। आपने पीछे पढ़ा होगा ट्विटर और लिंक्डइन तक का डेटा ब्रीच हो गया, इतनी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक का डेटा ब्रीच हुआ। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे दी क्लाउड्स आर इंक्रिप्टेड, दे आर एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, दे आर प्रोटेक्टेड। और यूजर को ये अवेयर होना चाहिए कि वो अपने क्लाउड को कैसे सुरक्षित रखे। अब ऐसे तो हम किसी को भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो फिर मैं अपने बैंक में लॉकर में अपनी शादी की ज्वेलरी भी नहीं रखूंगा, फिर तो मुझे लगेगा बैंक वाले ही ना मेरा लॉकर खा जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे तो हम जी नहीं सकते। फिर तो ना मैं डॉक्टर को ट्रस्ट करूंगा, ना अपनी गाड़ी को ट्रस्ट करूंगा। लेकिन हाँ, क्लाउड को ट्रस्ट किया जा सकता है। क्लाउड में प्रोटेक्शन रखिए। मैंने जो आपको एक लाइन बोली ना, डबल ऑथेंटिकेशन, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब अब सिर्फ 2 स्टेप से काम चल नहीं रहा है। अब मैंने अपने जीमेल में सिक्योरिटी पास की लगा रखा है, सिक्योरिटी की लगा रखा है, गूगल प्रॉम्प्ट लगा रखा है।
और मतलब इतने हर्डल्स लगा दिए हैं कि हैकर को क्रैक करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो पहली बात कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इतने सारे हर्डल्स हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और यस, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू कीप योर डेटा समवेयर एंड आई थिंक क्लाउड इज द बेस्ट। आई क्लाउड्स एंड गूगल क्लाउड्स आर सेफ, आप उसमें ड्राइव में रखिए, लेकिन अपने फ़ोन की डिवाइस गैलरी में मत रखिए क्योंकि वो परमिशंस में आ जाता है। आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हो आजकल वो परमिशन मांग रहा है, वो कह रहा है मुझे आपकी करेक्ट। फ़ोटोज़ चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स चाहिए, आपके एसएमएस चाहिए। तो वो दिमाग में रखते हुए मेरा मानना ये है कि क्लाउड इज़ मच बेटर देन कीपिंग इट इन गैलरी। सर ये तो हमने थोड़ा बात किया साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं। अब ये जो साइबर क्राइम जो कर रहे हैं, जो हैकर्स है, और ये जो डार्क वेब की दुनिया है, विच इज जो हम इंटरनेट इंटरनेट यूज करते हैं एक्चुअल लाइफ में, दैट इज व्हाट 10 to 20%। उसके अंडरलाइन जो 80-90% डार्क वेब है, उसके बारे में हम नॉर्मल लोगों को पता नहीं है। तो सर आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा, ये डार्क वेब क्या होता है, और ये जो लोग हैकिंग की दुनिया में है, उनकी मेंटालिटी क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, उनका एंड मोटिव क्या है? क्योंकि कई सारी हैकिंग की कहानी आई है जहाँ पे लोग पैसे की नहीं, सिर्फ नाम बनाना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग का ये इंटरनेट है जो हम उस पे बैठ के बात कर रहे हैं, ये इंडेक्स्ड है, ये डोमेन नेम बेस्ड है, सर्वर बेस्ड है, इसमें बीच में आईएसपी है, होस्टिंग सर्वर है, ये आइडेंटिफाइबल है। और ये पूरे इंटरनेट का मात्र 4% है। और बाकी का जो नेट है वो डीप और डार्क में डिवाइड हो जाता है। डीप में हम उस डेटा को ले जाते हैं जो कॉन्फिडेंशियल डेटाज हम लोग रखते हैं, जिसको आप पब्लिकली सर्च नहीं कर सकते, हर आदमी एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, मेरा एक पुलिस का सीसीटीएनएस सिस्टम है, क्राइम ट्रैकिंग सिस्टम है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो उन्हीं लोगों को दिखता है इंटरनेट पे जो ऑथराइज्ड हैं। जैसे कोई अस्पताल है, अब अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं, जो मालिक हैं, वो तो डेटा देख रहे हैं, पेशेंट नहीं देख रहा है। आपने अपना रोल नंबर का रिजल्ट देख लिया जब आपने 12th और 10th पास किया, लेकिन आपको सबका डेटा नहीं दिखता था। तो वो एक तरह का डीप वेब हो गया जो ऑथराइज्ड एक्सेस से लोगों को मिलता है। लेकिन एक इंटरनेट है जो अनइंडेक्स्ड है, इंडेक्स्ड नहीं है, जिसका कोई सर्वर नहीं, जिसका होस्ट कहाँ है ये पता नहीं है, और वो टोटली रिले के ऊपर बना हुआ है। अनियन राउटिंग भी एक नाम यूज़ किया जाता है, जैसे प्याज को काट दो तो उसकी लेयर्स का पता नहीं चलता कहाँ से शुरू हुई कहाँ ख़त्म हुई। और उसी को ये डार्क वेब का नाम दे दिया गया, जहाँ पे अब सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ही दिखाई देती हैं। तो जब इसका कंसेप्शन मतलब बना, कंसीव हुआ, तो ये कंसीव इस बात पे हुआ था कि एजेंसीज को लगा कि इंटरनेट पे तो कम्युनिकेशन ट्रैक हो जाता है, इंटरसेप्ट हो जाता है, हैक हो जाता है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो हैक ना हो सके और ना कोई देख सके ना ट्रेस कर सके, उसे एनोनिमिटी कहते हैं। और इससे इसकी शुरुआत हुई, और अब उसमें बड़े बड़े ड्रग माफियाज हैं। और उस डार्क वेब में करेंसी भी सिर्फ एक ही चलती है, वो है क्रिप्टो करेंसी। वहाँ पे ये डेबिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, ये सब नहीं चलेगा। और चूंकि रिलेइंग है, जैसे आपको स्कूल की रिले रेस याद होगी, जिसमें एक एंड से एक बच्चा भागा, उसने बीच बीच में सबको वो बेटन पकड़ाया और लास्ट में जो विनर आया वो बेटन लेके आ गया। जब मैं अभी डेटा भेज रहा हूँ तो मैं सीधे यूट्यूब पे जा रहा हूँ अपने आईएसपी के थ्रू, मेरा आईएसपी है एयरटेल, एयरटेल से कनेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं डार्क वेब की एनोनिमिटी की दुनिया में घुसता हूँ तो मेरा आईपी नहीं रहता है। मैं कभी नाइजीरिया से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से रशिया, रशिया, वो भागता रहता है आईपी। तो आज डार्क वेब पे ड्रग माफियाज हैं, वेपन्स हैं, फेक पासपोर्ट्स, फेक करेंसी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने हैंडल्स, और सबसे बड़ा गढ़ इस समय वो बन गया है डेटा ब्रीच फोरम्स का, जहाँ पे ये जो डेटा चोरी हो रहा है, हैकर्स जो अटैक कर रहे हैं, साइबर अटैक्स, वो, और प्लस हैश हैश मतलब हैकिंग एज अ सर्विस। आप वहाँ हायर कर सकते हैं खतरनाक हैकर्स, जो आप दिखते नहीं है कौन है, बट वो आपका काम करके दे देंगे, आपको फ़ोन हैक कर देंगे, किसी कंपनी को हैक करना है। फिर ये जो रैंसमवेयर एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, उसका जो वायरस का कोड है, इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं। और अब इसी को देखते हुए हिंदुस्तान की जो एजेंसीज हैं, लॉ इन्फोर्समेंट हैं, या बल्कि हर कंट्री की, वो लोग अपने आप को इक्विप कर रही हैं डार्क वेब के लिए और तैयार कर रही हैं। तो क्या सर, जैसे ये एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप
डार्क वेब में जा सकते हो? क्या एक नॉर्मल इंसान भी ब्राउज़ करते-करते डार्क वेब में जा लगता सकता है है? उसके लिए कोई ऐसी एक स्पेशल ऑपरेटिंग वो चाहिए होता है, एक स्पेशल ब्राउज़र जाने के लिए, और वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। लेकिन मैं एज़ एन एक्सपर्ट हमेशा यही कहता हूँ कि जो टेक्निकली चीज़ों को नहीं समझते हैं, उनको एकदम से हुँ, डार्क वेब में नहीं घुसना चाहिए। उनको नहीं पता होता है कि वो अपनी पूरी मशीन और अपना पूरा डेटा भी कॉम्प्रोमाइज़ करा सकते हैं। उनको नहीं पता कि वो किस में फ़ोरम में जा रहे हैं और किस लिंक को क्लिक कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। तो बिना ट्रेनिंग और बिना एक्सपर्टाइज के इन चीज जगहों पे घूमना सेफ नहीं है, और इनका कंजम्पशन करना भी सेफ नहीं है। कि एक होता है ना लोगों में राइट। क्यूरियोसिटी होती है कि एक्सपेरिमेंट अगर देखें, भाई हमने बहुत सुना डार्क वेब पे ड्रग्स मिलती है, ये मिलता है। तो आपने देखा होगा अभी दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे रैकेट्स पकड़े हैं जो डार्क वेब के थ्रू ड्रग्स में डील कर रहे थे। यूपी पुलिस ने भी पकड़े हैं, हरियाणा पुलिस ने पकड़े हैं। तो ये मैं तो नहीं राय दूंगा कि बिना नॉलेज और एक्सपर्टाइज के आप सिर्फ एक कोई वीडियो देख के चले जाएं, तो मैं वो राय नहीं हुँ। दूंगा एज एन एक्सपर्ट। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, यू शुड हैव अ सिक्योर डिवाइस जिसके थ्रू आप ये एक्सपेरिमेंट। सर, कुछ साइबर सिक्योरिटी प्रोफ़ेशनल से बीच में कभी बात हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपके जो ये डेटा ब्रीच होते हैं, जो आपके पास भी कभी मैसेज आता है कि और इस वेबसाइट पे आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। ये जो कॉम्प्रोमाइज़्ड आपके डेटा होते हैं ना, जब हम लोग कभी डार्क वेब में घूम रहे होते हैं, तो वी सी कि कितनी ईज़िली ये डेटा अवेलेबल है। हाँ है, बिल्कुल है, ये सच है। तो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपका डेटा ब्रीच हुआ है तो प्लीज़ अपने क्रेडेंशियल्स चेंज करिए, अपने पासवर्ड स्किल करिए। क्योंकि अब आप ये मत सोचिए, सिर्फ दो तरह के लोग हैं इस समय रौनिक, एक जिन्हें पता है कि वो हैक हो चुके हैं, और दूसरा जिन्हें नहीं पता है कि वो हैक हुए हैं। तीसरा तो कोई है ही एग्ज़ैक्टली। नहीं। तो बिल्कुल सही बात है। और अब तो आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े ब्रीचेस। अभी थोड़े दिन पहले वो हेडफोन कंपनी है, उनका डेटा ब्रीच हो गया, हाँ जी। 7.5 मिलियन। फूड फूड ऑनलाइन फूड स्टोर है उसका हो गया। एक रेल टिकट कंपनी है उनका हो गया। एक फैशन कंपनी है, तीन चार, उनका हो गया। तो ये खूब चल रहा है, और सीरियसली ये अब एक थ्रेट है। इसीलिए आपने देखा है कि अभी कानून भी बना है, डीपीडीपी एक्ट बनाया गया है, क्या? इन्फोर्स नहीं हुआ है। तो अब आने वाला जो लड़ाई है, वो अब महायुद्ध जो होगा वो साइबर वॉर ही होगा, पहली चीज। और डेटा विल बी द वेपन। तो इसको हम लोग डेटा वेपनाइजेशन कहते हैं, कि अब मैं डेटा को हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा। तो सुनो, बड़ा फर्क है। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूँ। 10 साल पहले कॉल आएगा, हेलो, मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, आपका खाता जो है वो बंद किया जा रहा है। आपको अपना खाता अगर बचाना है तो जल्दी से ओटीपी बताइए, अपना मोबाइल वो बताइए, अकाउंट नंबर, और ऐसे करके। और आप एक सेकंड बाद सोचते थे, अरे यार मेरा तो एसबीआई में अकाउंट ही नहीं है, ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। अब जो कॉल आ रही है, रौनिक जी बोल रहे हैं, बोले हाँ। आपका आधार नंबर ये है, बोले हाँ। आप यहाँ रहते हैं, बोले हाँ। पिताजी का नाम ये है, बोले हाँ। कल आपने रात को अपने कार्ड को इतने रुपए से कार्ड को स्वाइप किया था और ये चीज़ खरीदी थी, बोले हाँ। हम फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, उसको वेरीफाई कर रहे थे, देखिए ओटीपी आया होगा। अब उस कॉल में और इस कॉल में क्या फ़र्क है? उस पे ये सब आपका डाटा है, और वो उस डेटा को एज़ अ हथियार यूज़ कर रहा है, और इससे आप जल्दी प्रभावित हो जाएँगे और फँसने का आपके चांसेस बढ़ गए। तो मैं अभी जैसे पीछे मेरे पास बहुत सारे लोग घबराए हुए आए, बोले साहब मेरे पास एक मेल आई है जिसमें मेरा पासवर्ड लिखा हुआ है सर, और नीचे लिखा हुआ है कि हमने तुम्हें कंप्यूटर को हैक कर लिया है, हम तुम्हारे बारे में सब जानते हैं, हमें सब पता है तुम क्या बदमाशी करते हो अपने लैपटॉप पे। इतने पैसे बिटकॉइन में भेजो, वरना तुम्हारी सारी जो लैपटॉप की जानकारी है मैं पब्लिक कर दूंगा। अच्छा, ये मेरा मानना है, आप एक जज करके बताइए। 100 में से 90 लोगों का डिवाइस प्राइवेट डिवाइस बन चुका है, प्राइवेट डायरी। हुँ, और हम सब के लैपटॉप और मोबाइल्स में कोई ऐसा कॉर्नर होता है जो बहुत प्रोटेक्टिव और बड़ा प्राइवेट होता है, और वो सिर्फ मुझे पता है, और हम किसी से शेयर भी नहीं करते हैं वो। तो ये मानसिकता सबको पता है। अब अगर मैं राइट। अभी तुम्हें एक बताऊं कि रौनिक तुम्हारा पासवर्ड ये है, beauty123, और वो वाकई में तुम्हारा पासवर्ड हो, तो तुम्हारी तो जान निकल जाएगी। अरे यार, रक्षित जी को मेरा पासवर्ड पता है। अब फिर मैं एक लाइन ऐड कर दूं, मुझे पता है तुम्हारे फलाने फोल्डर में क्या क्या रखा हुआ है, फौरन इतने पैसे भेजो, वरना ये सारा फोल्डर मैं सबको दिखा दूंगा। तो सामने वाला डर जाता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस हैकर को आपका पासवर्ड डेटा ब्रीच में मिल गया, डार्क वेब में। हुँ, वो हुँ। आपके लैपटॉप में नहीं घुसा हुआ है। चूंकि आपका डेटा चोरी हुआ था, उसे आपका पासवर्ड पता है, और उसने पता आपको है। मेल भेज दी कि भाई ये रहा तुम्हारा, और लोग डर जाते थे। तो अब आज की तारीख में
ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जिस पे आप चेक कर सकते हो अपनी आईडी कि आपका डेटा कभी चोरी हुआ है या नहीं, और अगर हो चुका है तो प्लीज़ अपने पासवर्ड्स बदल लीजिए। और अब अवेयर रहिए कि अगर कल को कोई आपके डेटा के साथ आपको खेलने की कोशिश करे तो फंसना मत। बस यही कर सकते हैं, बाकी तो अब कुछ कर नहीं सकते, जो हो गया सो हो गया। अब डेटा चोरी हो गया तो हो गया, मेरा खुद का हो चुका है 3 बार। मैं कहाँ रोक पाया, मैं तो साइबर एक्सपर्ट हूँ भाई, मेरा भी हो गया। हम्म, तो मेरी गलती थोड़ी है कि जिस वेबसाइट से मैंने कंजम्पशन किया वो वेबसाइट ही हैक हो गई। सर थोड़ा इसको 18+ के सेगमेंट में ले जाते हैं। अ, लोग अपना लैपटॉप, पर्सनल लैपटॉप यूज करते हैं पॉर्न सर्च करने के लिए, राइट? एंड जब ये पॉर्न वेबसाइट्स पे जाते हैं, उससे ज़्यादा वल्नरेबल और कोई वेबसाइट होता नहीं है। लोगों को लगता है कि वो फ्री में पॉर्न उनको अवेलेबल है, तो इट्स द बेस्ट थिंग दैट दे हैव नाउ। बट वहां पे जैसे ही जाते हैं, एक लिंक पे क्लिक हुआ, उससे 4 लिंक और खुल गए, कुछ फाइल्स डाउनलोड हो गई। इन सब से कैसे बचे? भाई देखिए, मेरा पर्सनल मानना ये है कि पोर्नोग्राफी को कंज्यूम करना और उसके एडिक्ट होने से बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, ऑब्वियसली। और रिलेशनशिप्स भी बहुत ख़राब हो रही है, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो आपने बात कही एडवेयर और मेलवेयर, ये सबसे ज़्यादा इन्हीं साइट्स पे मिलता है। और ये ऐसे अंदर आ जाते हैं आपके सिस्टम में, क्या क्या चुरा के ले जाएंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा। आपको तो एक सेकंड को वो बड़ा प्लेजर लगता है कि चलो मैंने फ्री में ये कंज्यूम कर लिया कंटेंट, लेकिन उसकी कीमत जो होती है वो बहुत भारी चुकानी पड़ती है। कई केसेस ऐसे आए हैं कि जिन लैपटॉप्स पे ये किया गया है, अब पता चला आप कंपनी में काम करते हैं, आपके बॉस ने कहा आइए भाई रौनिक आके कंपनी के सारे जूनियर्स को मार्केटिंग पे प्रेजेंटेशन दीजिए। आप गए कॉन्फ्रेंस रूम में, अपना लैपटॉप उठाया और उसमें HDMI केबल लगा दी, और आप ऑनलाइन जैसे ही आए प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वो एडवेयर काम कर गया, और एडवेयर ने स्क्रीन के ऊपर धाड़ धाड़ बॉम्बिंग कर दी इन अप्रोप्रिएट पॉर्न कंटेंट की। आपकी क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप क्या जवाब दे पाएंगे सबको, जो इतने सारी ऑडियंस आपको देख रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर आपको इस तरह के कोई कंटेंट्स कंज्यूम करने हैं तो आपको प्रॉपर पहले तो नॉलेज होनी चाहिए, आपका ब्राउज़र सेफ होना चाहिए, आपके मोड्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए। क्योंकि अगर ये एडवेयर और मेलवेयर आया तो एक तो ये डेटा ले जाएगा, पासवर्ड्स ले जाएगा। ये पासवर्ड स्टीलर्स होते हैं, ये ट्रोजन्स होते हैं जो पीछे बैठे रहेंगे और हरकत करते रहेंगे। तो कॉरपोरेट में तो बकायदा ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि आप किसी भी नेटवर्क प्लग्ड इन सिस्टम में ऐसे कोई भी डेटा को कंज्यूम ना करें। और इवन अगर आप अपने प्राइवेट डिवाइसेस पे भी करें तो उसके लिए भी आपके पास एक एनोनिमस ब्राउज़र हो जिसके अंदर सारे स्क्रिप्ट्स वगैरह लॉक्ड हो, तब जाके। क्योंकि मैं एडवाइस नहीं करूंगा, और मैंने सुना भी है, बट मेरे पे जब कंप्लेंट्स आती हैं वो अपने मुंह से तो कोई नहीं बताएगा कि मैंने गलत साइट देखी थी, लेकिन वो शिकायत ये करता है कि सर मैं जैसे ही अपना क्रोम या कोई ब्राउज़र खोलता हूँ वो फट 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 बहुत सारी गंदी गंदी साइट से खुल जाती है। तो वो मैं समझ जाता हूँ कि उनके सिस्टम में वो एडवेयर आ चुका है। कुछ टोटल सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं एंड पॉइंट सिक्योरिटी के, मैं नाम किसी ब्रांड का नहीं लूंगा, लेकिन यू कैन इवन सर्च, देर आर सम वेरी गुड एंटीवायरसेस अवेलेबल। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने डिवाइसेस पे एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस सिक्योरिटी सिस्टम ज़रूर रखें जो आपको इन चीज़ों से बचा सके। सर आपने बोला डिफरेंट ब्राउजर और डिफरेंट मोड, जैसे इनकॉग्निटो मोड में लोग कभी कभी कुछ पर्सनल चीजें सर्च करते हैं। इनकॉग्निटो से कुछ नहीं होता, इनकॉग्निटो में सबका क्या सब। इनकॉग्निटो सही में इनकॉग्निटो होता है? तो उसमें आप पढ़िए ना, आपको मैं अभी लाइव दिखा देता हूँ। इसमें आपको मैं टेक्निकली कुछ ऐसे नहीं बोलना चाहता कि लोग उसे डिस्प्यूट करें। ये देखिए, मैं आपको आप ही के सामने दिखा रहा हूँ। ये मैंने इनकॉग्निटो विंडो खोली गूगल पे। अब ये पढ़िए क्या लिखा है। Others who use this device won't see your activity, so you can browse privately. This won't change how data is collected by website that you visited. Chrome will not save your browsing history, cookies, and information entered in phone. But ये पढ़िए, your activity will still be visible to website, your employer मतलब जिसका तुम वाईफाई यूज कर रहे हो, and your internet service provider। तो ये इनकॉग्निटो का सिर्फ ये मतलब है कि इस लैपटॉप पे ब्राउजिंग हिस्ट्री नहीं बनेगी, कुकीज और साइट डेटा कलेक्ट नहीं होगा, और जो फॉर्म में तुम इनपुट करते हो नाम वाम वो दिखाई नहीं देगा। लेकिन आप ये सोच लो कि आप 100% एनोनिमस हो गए, ये गलत है, ऐसा नहीं होता।
सर, जो हम कुकीज़ की बात करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द कुकीज़ वेबसाइट्स पे आज बोलते हैं कि एक्सेप्ट कुकीज़, और हम, क्योंकि हमें ब्राउज़ करना है, हम तुरंत एक्सेप्ट कुकी करके आगे बढ़ते हैं। सो इज़ दैट आल्सो डेंजरस? Cookies are basically एक तरह का just a kind of a, you can say, a guard sitting at the gate who knows that you are coming, and you, next time you come, so he will not waste your time in the process. He knows that you are a regular ओके, visitor. But there are some cookies which can, if stolen, which can be harmful. तो नॉर्मली जब हम ब्राउज़र बंद करते हैं ये कुकीज़ अपने आप डिलीट हो जाती हैं। तो ठीक है, यू डोंट वांट कुकी, बट इस कुकीज़ में ट्रैकर्स भी होते हैं कई बार। तो अब जैसे अगर हम देखते भी हैं, आप अपने ब्राउज़र में देखते हो, वो एड ट्रैकर्स कहलाते हैं। आज मैं कोई भी वेबसाइट खोलूँगा, कमर्शियल वेबसाइट, वो मुझे ट्रैक कर रहा है, हुँ, वो मेरा डेटा बता रहा है। तो जैसे मैंने अभी एक पॉपुलर शॉपिंग साइट पे एक प्रोडक्ट सर्च किया, और उसी ब्राउजर पे नेक्स्ट विंडो में मैंने कोई दूसरा खोला, तो वो ऑटोमेटिकली मुझे वही हुँ, प्रोडक्ट दिखाने लगता है। वो समझ जाता है राइट, कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो ऐसे कामों के लिए हम लोग कई बार इनकॉग्निटो ही प्रेफर करते हैं। अब मैंने, मेरी वाइफ ने कहा भाई नया टीवी लेना है, तो मैं इनकॉग्निटो में गया और टीवी सर्च कर लिया। लेकिन अगर मैं नॉर्मल ब्राउजर में चला जाता विद कुकीज, तो हुँ, ये बात मेरे क्रॉस प्लेटफॉर्म सबको पता चल जाता कि मैं टीवी ढूंढ रहा हूँ, तो पता चलता मेरे पास टीवी 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 के विज्ञापन आने शुरू हो या जाते। बट ठीक है, यू ऑलवेज दे गिव यू द चॉइस टू एक्सेप्ट और टू रिजेक्ट, and there is no problem if you, even if you reject, there might be some things which will not work, there will be some things which will not be visible, but it's okay. बट एक बार ब्राउजर बंद होता है तो ये कुकीज डिलीट भी हो जाती है। सर, अनदर थोड़ा ये सेंसिटिव, या जो हम ये जो जैसे पोर्नोग्राफी की बात कर रहे थे अभी, अगर ये पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स पे जा रहा है, या फिर फॉर दैट मैटर कोई ऐसे वेबसाइट पे जा रहा है जहाँ पे उसको अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहीं पे शेयर करना नहीं करना है, सो क्या वो नॉर्मल नेटवर्क की जगह, क्या इज वीपीएन द सिक्योर वे? VPN, it obviously gives you a protection in your privacy, but then it depends कि वो VPN कैसा है। कई बार तो VPN भी गलत हो सकता है, तो इसमें एक यहाँ पे टेक्निकल चॉइस होना बहुत ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली VPN protects your IP and your privacy, but it is not going to protect your sensitive information which you have shared. So people should राइट, realize, क्योंकि इस तरह के कई मामले आजकल आ रहे हैं जहाँ पे आपकी प्राइवेट वीडियोस और फोटोज जब वायरल होते हैं तो वो ज़िंदगी को बहुत तकलीफ देते हैं। तो पीपल शुड रियलाइज कि डिजिटल फुटप्रिंट्स कभी भी मिटते नहीं हैं, डिलीट नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई फुटप्रिंट बनाना ही नहीं चाहिए जो आपको प्रॉब्लम में डाल दे। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा मैसेज है यंगस्टर्स के लिए। बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा विक्टिम्स जो हैं यंगस्टर्स। आजकल एक नया एक चलन चला है रिलेशनशिप्स में प्राइवेट वीडियो कॉल्स और प्राइवेट फोटोज़ का आदान प्रदान करना। और ये हम्म, बच्चे भूल जाते हैं कि पता नहीं वो रिलेशनशिप कितनी लंबी चलेगी। और जब वो ज़रा सी भी उसमें खटास आती है या ब्रेकअप होता है, तो जो केसेस आते हैं, कंटेंट वायरल हो रहा है, बच्चा डर रहा है, फैमिलीज हम्म, खराब हो रही हैं, मैरिजेस टूट रही हैं। तो ऐसा कोई भी फुटप्रिंट आप क्रिएट मत करिए। और ये डिजिटल फुटप्रिंट है, ये मिटता नहीं है। मतलब हम या तो फोरेंसिक वाले हैं, तो हम बता रहे हैं, आप अपना फ़ोन भी अगर फॉर्मेट करके दे देते हो तो उसमें से भी डेटा आजकल निकल आता है। तो प्लीज़ ऐसा कोई फुटप्रिंट क्रिएट मत करिए। और डिजिटली जो आपको आगे चल के परेशान करे। लोगों के फ़ोन हैक हो रहे हैं, लोगों के क्लाउड हैक हो रहे हैं। तो प्राइवेसी को समझना ज़रूरी है और डिजिटल फुटप्रिंट्स को समझना ज़रूरी है। आई थिंक सर, इसका बहुत बड़ा एग्जांपल अगर मैं मूवी का एक एनालॉजी दूं, अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी पंकज त्रिपाठी जी की, आई थिंक इट वाज ओ माय गॉड 2, हाँ, हाँ। जहाँ पे उनके बेटे का दिखाता है कि इन कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में उसको उनकी वीडियो बनाई जाती है उनके बेटे की। तो यस, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। मतलब अभी आपको याद होगा 2020-21 की दिल्ली की घटना है, जब एक बहुत बहुचर्चित केस आ गया था मीडिया में, बॉयज लॉकर रूम करके, इंस्टाग्राम का चैट ग्रुप, या जिसमें 22 बच्चों को दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए भी बुला लिया था। तो ये बच्चों को समझना चाहिए कि आजकल ये जो बुलिंग करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, मीम्स बनाते हैं, और अब तो या उनको एक नया हथियार एआई का मिल गया है, तो वो समझते हैं कि हम एआई से। तो अभी आपने सुना होगा जिस बच्चे ने वो रश्मिका का डीप फेक वीडियो बनाया या था, ही इज बीन अरेस्टेड। दिल्ली या पुलिस एफसो ने उसे पकड़ लिया, और वो एक इंजीनियर निकला, और उससे जब पूछताछ करी तो बोला साहब मुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने थे।
अब मतलब आदमी ये भूल जाता है कि वो अपराध किस रीजन से कर रहा है, मतलब उसका रीजन क्या है, उसे ये नहीं पता कि अपराध कर रहा है वो चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन कर रहा है। आईटी एक्ट का वॉयलेशन, आईटी एक्ट में साफ लिखा हुआ है, प्राइवेट पार्ट की फोटो को खींचना, पब्लिश करना और ट्रांसमिट करना विदाउट कंसेंट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। जिसमें बॉडी का प्राइवेट पार्ट दिख रहा है, धारा 66 में ये लिखा हुआ है। इसमें 3 साल की जेल और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब आधे से ज्यादा लोगों को आईटी लॉ पता ही नहीं है, लेकिन आईटी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। उन्हें ये नहीं पता हैकिंग इज अ क्राइम। वो एथिकल हैकिंग और हैकिंग को बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। सर, उसी पे मैं थोड़ा सा आ रहा था, इथिकल हैकिंग और हैकिंग पे। जैसे टेक्निकल टर्म में अगर मैं इथिकल हैकिंग को थोड़ा बताऊं, कि मैंने रक्षित जी को अपना लैपटॉप दिया कि रक्षित जी आप एक बार देख लो इसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज है, क्या इसमें कोई इशू तो नहीं है, क्या मैं पब्लिकली प्रॉब्लम में तो नहीं पड़ सकता। एंड द सेकंड ऑप्शन कि रक्षित जी बिना मेरे परमिशन के गेट्स इनटू माय लैपटॉप एंड टेक्स कंट्रोल ऑफ इट। सो जो फर्स्ट सिनेरियो दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। So you do राइट। ethical तो hacking is with your permission. With your permission, I am राइट। ethically hacking and finding the loopholes and helping you to patch it up. मैं उसको पैच करा रहा हूँ, दैट एग्जैक्टली। इज एथिकल हैकिंग। और आज इसकी बहुत डिमांड है एज अ करियर। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हायर कर रही हैं अपने सिस्टम को बचाने के लिए, जिससे हमारा कोई डेटा चोरी ना हो जाए। तो वो प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम बना रहे हैं वो उसको रेगुलरली चेक कर रहे हैं, हैक कर कर करके, कि उसमें कोई छेद तो नहीं है। और राइट। आईटी एक्ट का वॉयलेशन इज अ क्राइम। धारा 66 और 67 में कुछ अंग लिखे हुए हैं साफ, जैसे यूनिक आईडी, पासवर्ड, इन चीजों का मिसयूज करना, हैक करना। एक वर्ड लिखा हुआ है आईटी एक्ट में, अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो मैं तुम्हें बिना बताए तुम्हारे कंप्यूटर में घुस जाऊं, दैट इज अनऑथराइज एक्सेस, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अब तुम मुझे रिटन में दो कि रक्षित जी ये मेरा सर्वर है, आप एज अ एथिकल हैकर आइए, इसे चेक करिए, मुझे बताइए मेरा क्या कमजोरी है, तो दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकर। सर, एक पॉइंट जो हम साइबर सिक्योरिटी में हमेशा बात करते हैं कि डेटा लॉस हुआ, ये लॉस हुआ, तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली मेंटल हेल्थ की। चाहे वो कोई यंगस्टर हो जिसके प्राइवेट फोटोज लीक हुए, या फिर कोई ऐसा जो आपने बोला कि पब्लिकली एम्बैरेस हो गया क्योंकि उसके एड, वो आपने एक वर्ड यूज किया था, सॉरी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ मैलिशियस एड्स उसके अकाउंट में डाल दिए गए। सो इन सब केसेस में मेंटल हेल्थ के जो केसेस आते हैं, क्या उनमें कहाँ तक लोगों का वो मतलब ब्रेक हो चुका होता है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी भी आ जाए? क्या आपके पास ऐसे कोई केसेस आए हैं? बहुत बहुत आते हैं, और उसमें बहुत रिगरस काउंसलिंग और साइको थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, थेरेपीज की ज़रूरत पड़ती है। बच्चे से गलती हो गई, उसने ट्रस्ट किया, अपनी गलत फ़ोटो दे दी, और हम्म। ब्लैकमेलर ने इतना बुरी तरह ब्लैकमेल किया, उसको डराया धमकाया, और करने के बाद उसकी फ़ोटोज़ भी वायरल कर दी। तो बच्चे में जो एक शेम और गिल्ट आता है वो बहुत स्कैरी है। तो आज ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जहाँ से इन इस तरह की तस्वीरों को इंटरनेट से हटवाया जा सकता है। जैसे एक बहुत बड़ी वर्ल्ड की एनजीओ है नेकमेक। तो नेकमेक ने एक पोर्टल बनाया है, टेक इट डाउन। और उस पोर्टल से कोई भी नाबालिग बच्चा अगर इस गलती का शिकार है तो उसे अब डरने की ज़रूरत नहीं है। वो इस पोर्टल की मदद से इंटरनेट पे अगर वो तस्वीर कहीं है तो उसको हटवाया जा सकता है। इस तरह के कई एनजीओज और एफर्ट्स किए जा रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सही है, इन विक्टिम्स की बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग होना। माँ बाप को भी समझना चाहिए कि ये गलतियाँ हो जाती हैं। ये गलतियां बच्चों से, डिजिटल वर्ल्ड में इसे एक्सीडेंट्स कहते हैं, ये हो सकते हैं किसी के साथ। इसमें एकदम से विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए। कानून, लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कंटेंट शेयर करने पे और फॉरवर्ड करने पे 5-5 साल तक की जेल है, नॉन बेलेबल वारंट है। तो अगर एक्सीडेंटली या नोइंगली अननोइंगली आप पे इस तरह का डेटा आता है तो कृपया फॉरवर्ड ना करें। अपने फोन से उसे किल कर दें, किल मतलब डिलीट नहीं, किल मतलब वो कहीं भी रखा ना जाए। क्योंकि अगर आपने क्यूरियोसिटी में, मस्ती मजाक में इस तरह का कंटेंट फॉरवर्ड भी किया तो हमारे आईटी एक्ट के अंदर धारा 67A और 67B के तहत 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और ये नॉन बेलेबल वारंट है। सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना, तो ये कानून में लिखा हुआ है आईटी एक्ट में। तो ये लोगों को पता होता नहीं है और वो इस तरह के मस्ती मजाक में फंस जाते हैं और फिर उन पर कार्रवाई हो सकती है।
रक्षित सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतने डिटेल में हमें साइबर क्राइम के बारे में बताया। बट बिफोर वी लेट यू गो, जस्ट आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि साइबर अवेयरनेस को रिगार्डिंग लोगों में और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप क्या मैसेज देंगे, और हमारी गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है कि हमारा डेटा प्रोटेक्टर, जैसे डीपीडीपी बिल की आपने बात कही, तो और क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, और हमें क्या स्टेप्स अपने तरफ से लेने चाहिए? साइबर हाइजीन फॉलो करें, और साइबर जैसे गवर्नमेंट ने I4C बनाया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर दोस्त को फॉलो करें। साइबर दोस्त में आपको बहुत जागरूकता और अवेयरनेस का मटेरियल मिलेगा। हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है 1930 किसी भी अपराध को रिपोर्ट करने के लिए, और एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस पे हमने ट्रेनिंग रिसोर्सेज दिए हैं बहुत अच्छी, हिंदी और अंग्रेजी में, साइबर सुरक्षा, साइबर हाइजीन और साइबर क्राइम की किताबें दी हुई हैं। कृपया उन्हें डाउनलोड करें, पढ़ें और लोगों में फॉरवर्ड करें। उसमें पूरा मटेरियल बहुत सिंपल भाषा में दिया गया है। और भारत सरकार ने जो अभी करंट स्टेप्स दो तीन जो मैं बता सकता हूँ, एक तो साइबर क्राइम पोर्टल है, एक संचार साथी क्राइम को रोकने और चोरी किए हुए फ़ोन को ट्रेस करने और अपने कनेक्शन की जानकारी के लिए बनाया गया है। फिर एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने NCIIPC का गठन किया है, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कानून में बहुत संशोधन हो रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको एक नया डिजिटल एक्ट मिलेगा जिसमें और सजाओं को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और नई सजाएं ऐड की जाएंगी जो आज करंट सिनेरियो को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। तो ये सरकार की तरफ से पहले आप अपने घर में साइबर सुरक्षा को कल्चर बनाइए। आपको ये जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है। अपने मोबाइल को सुरक्षित रखें, अपडेट रखें, उसमें कोई फालतू ऐप ना डाउनलोड करें, और अनजान लिंक्स पे क्लिक ना करें, और ऐप को इंस्टॉल करते समय परमिशंस पढ़ें कि वो कौन सी परमिशन क्यों मांग रहा है। और जो बेसिक हाइजीन है साइबर की वो ध्यान में रखेंगे, जैसे पब्लिक वाईफाई का कम से कम इस्तेमाल करिए, कभी भी पब्लिक चार्जर्स का इस्तेमाल मत करिए। पब्लिक पॉइंट्स पे आप अपने चार्जर्स खुद कैरी करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप आगे सुरक्षित रह सकते हैं। और cybercrime.gov.in पे जो हमारा टेक्निकल रिसोर्स सेंटर है उसमें किताबें हैं, उन्हें ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच सर। आपके साथ हम एक और पॉडकास्ट भी करना चाहेंगे जहाँ पे हम आईटी लॉज और साइबर क्राइम लॉज के बारे में बात करना चाहेंगे। सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एपिसोड। थैंक यू रौनक, थैंक यू थैंक यू मोहम्मद। सर।